अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। अच्छा जी, आज हमारा क्यूए सेशन है और क्यूए सेशन का आप लोगों को पता है क्या तरीका है। और एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि चैट में अपने क्वेश्चंस पूछें, क्वेश्चन रिपीट ना हो किसी का। ठीक है। और अगर किसी और के क्वेश्चन में आपको अपना आंसर मिल गया है उस बात का, तो फिर आप वो क्वेश्चन बार बार रिपीट ना करें। रिपीट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये भी रिपीट करना है। और अगर एक क्वेश्चन किसी और ने पूछ लिया और फिर आप दोबारा भी आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये भी रिपीट करना होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को हाजिर रखते हुए चीज़ों को ध्यान से सुने और समझें। और कोई भी आपका इशू है, कोई भी एरर है, कोई भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो पूछें यहाँ पे चैट में। और कोशिश करें कि जब आपको एक आंसर मिल गया है तो उस क्वेश्चन को दोबारा आप रिपीट ना करें। अपने क्वेश्चन को भी रिपीट ना करें, बार बार ना लिखें, एक दफ़ा एक क्वेश्चन लिखें। ठीक है। और अगर किसी का पहले ही क्वेश्चन आ गया चैट में और किसी और ने पूछ लिया है, तो फिर आप भी कोशिश करें कि उसी का आंसर जो उसको दिया जाएगा वो आप भी सुन लीजिएगा। जी, तो अब आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो पूछें चैट में। मैं आपको जो है वन बाय वन सबको रिप्लाई कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई कि नहीं हुई। मैं मायरा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। मैं मायरा, सुन पा रही है मुझे आप। ओके, ठीक है। अच्छा जी, स्नेहन जानम का क्वेश्चन है कि जी जॉब अनाउंसमेंट वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए कौन सी थीम और। अच्छा, जो है ना जी, जॉब पोर्टल बनाना है आपने, तो जॉब पोर्टल के लिए प्लगइन्स भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, वो भी आप देख लें, सर्च कर लें, मिल जाएंगे। वरना मोस्टली ये होता है कि हम थोड़ा सा ना कस्टम काम कर रहे होते हैं। एक एक चीज़ है, उसको थोड़ा सा देख लें उसको। एडवांस लेवल की चीज़ है वो, ज़रा देख लीजिएगा। उसे हम कहते हैं कस्टम पोस्ट टाइप। ठीक है। कस्टम पोस्ट टाइप, सीपीटी। सीपीटी अगर आप सर्च कर लें तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि काम होता कैसे है। एक्चुअली सीपीटी या कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो जॉब अनाउंसमेंट के हवाले से नहीं है। वो हमने जब भी कोई वेबसाइट पे कुछ इस तरह का पोस्ट या इस तरह का हमने एक टेम्पलेट सेट करना हो, जैसे भी आप एक पोस्ट करते हैं ना, तो अभी आप जो पोस्ट कर रहे होते हैं, तो एक पोस्ट का बाय डिफॉल्ट एक आप कह लें कि एक स्ट्रक्चर है कि आपने जस्ट टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दिया और ये चीज़ें दी, और वो क्या करता है उसी हिसाब से पोस्ट कर देते हैं। अब अगर आपने जॉब पोर्टल बनाना है तो जॉब पे भी आप पोस्ट कर रहे होंगे एक तरह से। तो वहां पे जब आप पोस्ट कर रहे होंगे तो उस पोस्ट के लिए आपके जो फील्ड होंगे, पोस्ट के जो फील्ड होते हैं वो डिफरेंट होंगे। आम पोस्ट जो होती है आपकी, उसमें फील्ड क्या होते हैं, उसमें आपका मेटा डाटा होता है, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, ये चीज़ें होती हैं। जबकि पोस्ट अगर कोई कर रहे हैं, आप जॉब के लिए कर रहे हैं, तो उसमें फिर बहुत से फील्ड आ जाते हैं। लाइक उसमें आप सिटी आ गया, या लोकेशन या इंडस्ट्री आ गई। उसके बाद अगर आप कह लें कि स्केल भी समटाइम आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट की जॉब है तो। ठीक है। और उसके अलावा सैलरी पैकेज भी आ जाता है, सैलरी ब्रैकेट आ जाता है। एजुकेशन एक फील्ड आ जाती है, तो ये डिफरेंट फील्ड बन जाती है। तो जब हमने कोई ऐसा काम करना हो जहाँ पे दो चीज़ें आए, कि हम फील्ड भी डिफरेंट बना रहे हो एक चीज़ के लिए, और दूसरा हमारी जो पोस्ट का स्ट्रक्चर होगा, जो जो हमने पोस्ट दिखानी है, तो उसके लिए फिर हम कस्टम पोस्ट बनाते हैं, कस्टम पोस्ट। तो कस्टम पोस्ट बनाने के लिए कस्टम पोस्ट टाइप, सीपीटी, सीपीटी के प्लगइन्स भी आपको मिल जाते हैं, और हम कस्टम भी डेवलप कर लेते हैं, सीपीटी वगैरह जो होती है। ऐसे ही जो होता है आपका फील्ड होते हैं, ठीक है, वो भी कस्टम बनते हैं फिर। तो इसके लिए अगर आप जॉब पोर्टल के लिए डायरेक्ट कोई प्लगइन सर्च करना चाहें तो सर्च कर लें, आपको मिल जाएंगे। जॉब पोर्टल के लिए प्लगइन्स ऑलरेडी हैं, बहुत से हैं। ठीक है।
और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने खुद से कस्टम डिज़ाइन करना है हर चीज़ को, तो फिर उसके लिए आपको दो तीन चीज़ों के साथ काम करना होगा, जिसमें आपका डेटाबेस भी इसमें सेट करना है आपने कस्टम उसका कह लें, और कस्टम पोस्ट टाइप भी आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें करके आप अपना एक कस्टम डैशबोर्ड बना लेंगे, जहाँ पे आप जॉब पोर्टल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, फ्रीहा का क्वेश्चन जी, हाउ टू कस्टमाइज द टेम्पलेट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। देखिए टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया। ये किया भी हमने नहीं किया। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम टेम्पलेट इंपोर्ट करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो टेम्पलेट जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो आपके पास फुली कस्टमाइज होता है। मतलब उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि कोई लॉक हो जिसको आप एडिट ना कर सकते हो। टेम्पलेट में होता क्या है, जब हम कोई टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं ना, अब चाहे वो पेज पूरा आया टेम्पलेट का, तो वो पेज अगर आप एडिट करेंगे तो वो कंप्लीट एडिट होगा। उसमें आपने कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी उसको एडिट करना है, कंटेंट अपडेट करना है, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो वो आगे चल के इंशाल्लाह हम देखेंगे डिटेल से जी, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें। जुल्फिकार अली का क्वेश्चन है कि जी शॉपिफाई बेस्ट है ई कॉमर्स के लिए वर्डप्रेस। दोनों के अपने अपने आप कह लें कि बेनिफिट्स हैं जी। दोनों का अपना अपना मजा है। वर्डप्रेस पे भी लोग बहुत काम कर रहे हैं, शॉपिफाई पे भी लोग बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है। जब हम काम करते हैं ई कॉमर्स के लिए, तो उसमें हमें बहुत सी चीज़ें देखना पड़ती हैं। हमें देखना पड़ता है कि हमारे होस्टिंग सर्वर जो हैं वो कितना फास्ट हैं, कितना अच्छा उनका रिस्पॉन्स टाइम है, और वेबसाइट हमारी जो है उसकी क्या आप कह लें कि स्पीड है, जिस स्पीड पे वो काम करे। क्योंकि हमें, अगर हमारी ये वेबसाइट ही ओपन होने में 4 से 5 मिनट ले ले, तो हमारी वेबसाइट पे कौन क्लाइंट कस्टमर्स आएंगे, वो पूरी दूसरी किसी और वेबसाइट पे चले जाएंगे। उसके बाद एसईओ देखना पड़ती है, एसईओ हमारी वेबसाइट की होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन होती हैं। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं, पेमेंट मेथड्स के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं मार्केटिंग के लिए, जब हमने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को आगे फिर डिफरेंट मार्केट प्लेस पे या सोशल मीडिया पे इन पे हमने उनकी मार्केटिंग करनी है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हम देख रहे होते हैं, फिर हम उसी हिसाब से चूज़ करते हैं कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करें, किस पे हम अपनी वेबसाइट को लेके चलें। और साथ साथ इन चीज़ों के आपका बजट भी, जाहिर सी बात है, वो भी देखना पड़ता है कि बजट आपका किस लेवल का है, फिर आप उसी हिसाब से चीज़ें काम कर रहे होते हैं। मोस्टली ये होता है कि शॉपिफाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ठीक है, जिनका अच्छा बजट है बहुत ज़्यादा, उनकी कोशिश होती है कि शॉपिफाई पे चले जाएं, क्योंकि शॉपिफाई पे स्टोर जो है उसको मैनेज करना, या स्टोर की बाकी जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन वो ज़रा आप कह लें ईजी है। वर्डप्रेस पे थोड़ा सा कस्टम काम करना पड़ जाता है। तो फिर वो चाहते हैं कस्टम काम ना ही करना पड़े हमें, तो फिर हम शॉपिफाई पे मूव कर जाएं बजट देख के। और वरना फिर वर्डप्रेस भी बेस्ट है अपनी जगह पे। दोनों के अपने बेनिफिट्स। मोहम्मद उस्मान जंजुआ भाई, जो माशाल्लाह से आपने ये बताया ना, ये काम कोई आपके एक या दो प्लगइन से होने वाला नहीं है, और ना ही ऐसा है कि आपको ये सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाएं। देखें, जब आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ना, तो फिर आपको काम भी थोड़ा सा कस्टम करना पड़ जाता है, बहुत सी चीज़ें आपको खुद से करना पड़ती हैं। और मे बी ये होता है कि हमें उस तरह के प्लगइन नहीं मिल पा रहे होते जो हम फंक्शनैलिटी या फीचर चाह रहे होते हैं हमारी वेबसाइट पे आए। ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए ना, इन चीज़ों के लिए, क्योंकि हम हमारा तो ये होता है कि हम मोस्टली इन चीज़ों पे कस्टम ही काम कर लेते हैं जब हमने कुछ करना हो वैसे। वरना जब ज़्यादा कंप्लीट डिफरेंट होता है, वो किसी और सिनेरियो में काम कर रही होती है चीज़ें। तो ये जो आप बनाना चाह रहे हैं, जिसपे एक तरह से आपका ना एक वो बन जाएगा ये, आपका एक मार्केट प्लेस बन जाएगा, जहाँ पे कोई भी आएगा, उसने अपनी, आप कह लेंगे क्रिएटिव उसने लगाई इमेजेस या जो भी वो डिज़ाइन बना रहे हैं, लोग उसको बाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो फिर अकेला ये नहीं है कि आपने जस्ट वहाँ पे अकाउंट बनाया और वहाँ पे आपने लगा दिए इमेजेस वगैरह।
वहां पे ये होगा किसी और ने आके इसको बाय करना है, खरीदना है, तो वो पे भी तो करेगा ना, पेमेंट मेथड भी सेट होगा, फिर वो पेमेंट जिसके जो पर्सन है, जिस पर्सन का अकाउंट है उसके बैंक अकाउंट में जानी चाहिए। तो इस तरह से करके ना काफ़ी ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम बन जाता है। तो इसमें ये है कि आप स्टार्ट लें, चीज़ों को आप एक्सप्लोर करें, सर्चिंग पावर बढ़ाएं, आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको इसके रेलिवेंट, आप बना सकते हैं। कहीं पे अगर आपको इशू हो तो पूछ लें। ज़ाहरा बीबी, अगर आपने कंटेनर की फुल विड्थ रखी है और कंटेनर के अंदर क्या चीज़ है वो देखिए, अगर कंटेनर के अंदर आपने कंटेनर और लिया हुआ है, तो फिर जो अंदर वाला कंटेनर है उसकी आप कह लें कि साइड पे जो पैडिंग है वो या मार्जिन है वो आ रहा होगा। डोमेन होस्टिंग का भी हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल से आगे चल के। डोमेन होस्टिंग का आपको इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा मैं, कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, और कौन सी बेस्ट रहेगी आपके लिए, सब कुछ। एक एक कंप्लीट हमारी क्लास जो है डोमेन होस्टिंग पे ही होती है, तो वो इंशाल्लाह हम लेंगे लास्ट में जी। हम अगर किसी को वेबसाइट बनाकर देंगे तो वो किस पर डिज़ाइन करनी होती है, वो इसी पर डिज़ाइन करनी, तो जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं वर्डप्रेस पे और किस पे करेंगे, या कोई और टूल आता है आप उस पर बना लें। अच्छी बात है ना, आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखते जाएं। अभी आपने वर्डप्रेस सीखा, वर्डप्रेस सीख उस पर काम करें, मास्टर हो जाएं वर्डप्रेस के, फिर आप कोई और लैंग्वेज सीख सकते हैं, उन पर भी काम आप कर सकते हैं। नहीं जी उस्मान भाई, शॉपिफाई जो है ना उसका जैम्प से कोई ताल्लुक नहीं है। शॉपिफाई, पहली बात तो ये है कि शॉपिफाई जो है ना उसका होस्टिंग सर्वर अपना ही है। यानी कि हम शॉपिफाई की वेबसाइट के लिए उसकी होस्टिंग खरीदते नहीं है। ठीक है ना, मतलब सॉरी, अलग से होस्टिंग नहीं खरीदते। शॉपिफाई को ही हम मंथली पे करते हैं होस्टिंग की सूरत में। बाकी डोमेन हमें अलग खरीदना होती है और वो हम कर लेते हैं। और बाकी रही बात प्रैक्टिस की, अगर आपने शॉपिफाई पर प्रैक्टिस करना है एक वेबसाइट के लिए, तो फिर शॉपिफाई का एक प्रोग्राम है, उससे हम कहते हैं पार्टनर प्रोग्राम। ठीक है, आप उसके थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर लें और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर, शॉपिफाई की वेबसाइट के लिए जी। लेकिन वो फिर साइट आपकी जो है ना, एक साइट आई थिंक सिंगल जो है ना वो आप लाइव कर सकते हैं, लेकिन उसका जो यूआरएल होता है ना, यूआरएल वो शॉपिफाई का ही जनरेटेड किया होता है। तो जब आप अपना डोमेन उस पर अटैच करना चाहेंगे, फिर शॉपिफाई कहेगा कि जी आप इसको पहले खरीदें, हमारा जो मंथली पैकेज है उसको आप खरीदें। तो ये शॉपिफाई है जी। shopify.com, ठीक है जी। यहाँ पे कहीं लिंक होगा शॉपिफाई पार्टनर का, ये रहा जी पार्टनर। यहाँ पे अपना ईमेल दें और स्टार्ट कर लें इसको, तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा, और उस अकाउंट के साथ आप एक स्टोर बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। स्नैन जो आपने लिखा है ना, लाइट स्पीड तो कैशे क्लियर करने के लिए है। बाकी जो आप पूछ रहे हैं कि वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, तो ये पेज बिल्डर वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए तो है, और किस लिए है ये। पेज बिल्डर जो है, जो प्लगइन आप यूज़ कर रहे हो, जैसे एलिमेंटर आ गया, तो ये वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए तो है। बाकी अगर आप ये चाह रहे हैं कोई ऐसा प्लगइन मिले कि जी वो पूरी वेबसाइट खुद ब खुद तैयार कर दे, तो वो वाला सीन अभी नहीं हुआ। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। नहीं कलीम भाई, वर्डप्रेस से शॉपिफाई के लिए वेबसाइट नहीं बन सकती।
वर्डप्रेस एक अलग प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई अलग है। दोनों पे काम करने का तरीका आप कह लें कि बैकएंड पे डिफरेंट चल रहा है। तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट जो बनाएंगे वो वर्डप्रेस की होगी, शॉपिफाई पे बनाएंगे वो शॉपिफाई की होगी। वर्डप्रेस से शॉपिफाई की वेबसाइट नहीं बनती। अच्छा जी, मोहम्मद माज का क्वेश्चन है जी कि हम बैकएंड लॉजिक खुद से ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, खुद से ऐड कर सकते हैं आप। बैकएंड लॉजिक जो है ना, वो आप प्लगइन्स की सूरत में ऐड कर सकते हैं। आप सिंपल एक प्लगइन बनाएं, आपको कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करना है। अब फंक्शनैलिटी डिपेंड कर रही होती है कि आप किस तरह की इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, बैकएंड पे आप क्या लॉजिक सेट करना चाह रहे हैं, ये पहले आपको क्लियर करना होगा। अगर बैकएंड के लॉजिक आप चाह रहे हैं डेटाबेस के रेलेवेंट, कि मैं डेटाबेस में कुछ कस्टम डेटाबेस काम करना है, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो फिर आपको PHP, सॉरी, जो आपका है ना ये MySQL डेटाबेस है, इसके साथ काम करना होगा। अगर आपने वैसे कोई क्यूरी रन करनी है तो आप MySQL में जाकर रन करवा सकते हैं। आपने कोई कस्टम अपना टेबल बनाना है अपनी कस्टम पोस्ट के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो वो आप अलग से क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसको जोड़ना कैसे है, लिंक कैसे करना है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि जस्ट वेबसाइट पे ही कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ फीचर्स लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप सिंपल एक प्लगइन बनाएं। सिंपल से मुराद प्लगइन सिंपल है, बनाना सिंपल नहीं है। तो प्लगइन बनाएं आप, ठीक है, और उस प्लगइन को आप फिर अपने डैशबोर्ड पे वो कर लें, इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो ये आपकी बैकएंड की लॉजिक एक तरह से आपने क्रिएट कर ली है। SEO इस कोर्स में हम नहीं करेंगे जी, SEO एक अलग फील्ड बन जाती है। SEO के लिए ना वर्डप्रेस पे कुछ प्लगइन्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक ऑल इन वन है, WP SEO, सॉरी, ऑल इन वन SEO प्लगइन है, ये ऐसा कुछ नेम है उसका। योस्ट है, ठीक है, उसके बाद रैंक मैथ है आपके पास। ठीक है, उसके बाद और भी हैं प्लगइन्स। ठीक है, वो यूज़ होते हैं जी। और उन प्लगइन्स का काम क्या होता है, उसमें वो कुछ चीज़ें आपकी हाईलाइट कर देते हैं कि ये चीज़ें ठीक करें, इसको बेहतर करें, इससे बेहतर करें, उस हिसाब से वो SEO को बेहतर करवा देती हैं। और अगर आपने कुछ वैसे चीज़ें डिस्कस करना हो तो एक SEO होती है हमारी, जो कि ऑन पेज SEO होती है। ऑन पेज SEO में जो आपकी वेबसाइट के जो फ्रंट एंड है, जो कि आप यूज़र को दिखा रहे हैं, उसकी SEO होती है। उसमें आप अपने कुछ टैग ऐड करते हैं, ठीक है, कीवर्ड पे काम करते हैं। ठीक है, आपका जो कंटेंट है वो आपके कीवर्ड के हिसाब से आप अपना सेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो मेटा टैग वगैरह लगते हैं उसमें। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो प्लगइन्स आपको बता देती हैं ये चीज़ें हैं, इनको आप करें, आप उसी हिसाब से कर लेते हैं वो। अमेजॉन एफिलिएट की वेबसाइट जो है वो, अगर हमने वो कॉमर्स शुरू करना है, उसमें आपको इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। बाकी इसमें थोड़ा सा चीज़ ये होती है कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट करना होती है। जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको एफिलिएट प्रोडक्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप उसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। रहमत मोहम्मद भाई, जो होता है ना कस्टम काम, जो आपने कोड लिखना होता है, कोड चाहे वो आप वर्डप्रेस के लिए लिखें, कोड चाहे वो आप वैसे HTML का कोई पेज बना लें, कोड चाहे आप वो किसी और अपना किसी स्टैक का कोई भी प्रोजेक्ट हो आप उस पर काम कर लें, कोड हमेशा जो है वो आपके जो होते हैं ना ये, आप कह रहे हैं इसको विजुअल स्टूडियो कह रहे हैं, VS वगैरह, या कोई भी आपका ये एडिटर होता है, उसमें आप लिखते होते हैं कोड अपना। हाँ जी, समैया करवा दीजिएगा अपनी असाइनमेंट सबमिट। होस्टिंग को आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं कर रहे हम। लोकल होस्ट पे भाई, प्रैक्टिस के लिए हम लोकल होस्ट को यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए। अभी आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, ठीक है, तो डोमेन या होस्टिंग खरीदना एक तरह से कह लें आपके लिए वो खर्चा है। आप होस्टिंग खरीद रहे हैं, आप डोमेन खरीद रहे हैं, 10-15 हज़ार रुपये का आपका कह लें कि एक तरह से आपका वो खर्चा हो गया है, और साल बाद उन्होंने एक्सपायर हो जाने। ठीक है, तो बेहतर ये चीज़ है कि हम प्रैक्टिस करें लोकल होस्ट पे, जहाँ पे हमें कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ रही। और जब हमें कोई क्लाइंट मिल जाता है, जब क्लाइंट की वेबसाइट बनेगी, तो डोमेन होस्टिंग क्लाइंट खरीद के देगा।
या वो आपको पे करेगा, अभी आप खरीद लें, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। तो इस तरह से होता है, हम उसी के लिए खरीद के लाइव करते हैं। यार शॉपिफाई का पेमेंट मेथड जो है ना, पेमेंट मेथड शॉपिफाई का नहीं होता। पेमेंट मेथड जो होता है वो मतलब प्लेटफॉर्म के तरह से नहीं होता। जैसे कि ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस का अलग पेमेंट मेथड है, शॉपिफाई का अलग पेमेंट मेथड है, ऐसे नहीं होता। पेमेंट मेथड जो होते हैं ना, वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि आप कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने वीज़ा या मास्टर कार्ड का पेमेंट मेथड सेट करना है, तो उसके लिए हम स्ट्राइप यूज़ कर रहे होते हैं, अथराइज डॉट नेट यूज़ कर रहे होते हैं, पेपल यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो चैनल हैं, ये पेमेंट मेथड हैं जो कि आपको आप कह लें कि ऑनलाइन पेमेंट लेके आते हैं। या अगर आप पाकिस्तान में आप लोकल काम कर रहे हैं तो इजी पैसा है, जैज़ कैश आप इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो वो फिर आप चाहे जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे कर लें, वर्डप्रेस पे कर लें उसको, आप इंटीग्रेट कर लें, या आप शॉपिफाई पे कर लें, या आपका कोई भी कस्टम आपका प्रोजेक्ट है किसी भी स्टैक पे, आप उस पे कर लें, वो अलग चीज़ है। हाँ जी, जुल्फिकार भाई का क्वेश्चन है जी, स्पीड के इश्यूज जी वर्डप्रेस पे। स्पीड के इश्यूज पता क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप वर्डप्रेस पे काम करते हैं ना, तो आप मोस्टली क्या होता है कि आप लोग जो है ना वहाँ पे एक्स्ट्रा, आप कह लें कि बर्डन बहुत ज़्यादा डाल देते हैं साइट के ऊपर। एक्स्ट्रा बर्डन कैसे डालते हैं? अब थीम तो एक यूज़ होना होता है, आपके डैशबोर्ड पे तीन तीन चार चार थीम एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, आप लोगों ने इंस्टॉल किए होते हैं, तो वो वेबसाइट पे बर्डन है। ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, प्लगइन्स जो है उसकी भरमार कर देते हैं। ठीक है। इवन के मतलब आपकी जो है ना वेबसाइट पे आप कह लें कि 40-50 तक प्लगइन्स लोगों ने इंस्टॉल किए होते हैं। ठीक है। तो ये जब प्लगइन्स ज़्यादा होंगे तो ये भी आपकी स्पीड स्लो करेंगे वेबसाइट की। थीम एक्स्ट्रा पड़े हैं, वो भी स्पीड स्लो कर रहे होंगे। फिर आपने जो इमेजेस अपलोड करना होती हैं, मोस्टली होता है कि इमेजेस जो हैं वो हम हाई रेज के चक्कर में भी अच्छी इमेज आए और बेहतर हो, वो हम क्या करते हैं, ज़्यादा बड़े साइज की इमेजेस अपलोड कर रहे होते हैं, वो एमबीज में चली जाती हैं। तो वो भी आपकी स्पीड, उसके वेबसाइट का जो आप कह लें कि साइज बढ़ा रही हैं। तो आपको कम से कम उसका वो रखना होता है। वेब पी में आप यूज़ कर लें, उसमें आपके रेजोल्यूशन का इशू नहीं आएगा। ठीक है। और इसके अलावा आपने जो जैसे भी आपने टेम्पलेट इंपोर्ट करने हैं, तो आपने एक्स्ट्रा पेजेस बना के एक्स्ट्रा टेम्पलेट आपने यूज़ किए होंगे, तो वो भी एक तरह से आपका बर्डन है। ठीक है। तो और भी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी वेबसाइट पर क्या करती हैं, एक तरह से बोझ होती हैं, बर्डन होती हैं। और जितना वो बोझ होगा उतनी ही आपकी वेबसाइट स्लो होती जाएगी। ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ों से दूर हटें, अब वर्डप्रेस पे क्या होता है, वर्डप्रेस पे कस्टम काम ज़्यादा किया जाता है। यानी कि जितनी बड़े लेवल की वेबसाइट हम वर्डप्रेस पे बनाएंगे, कि जितना अच्छे लेवल पे काम हम करेंगे वर्डप्रेस पे, उतनी ही कोशिश होगी कि सारा काम कस्टम किया जाए। कस्टम से मुराद ये है कि आपने एक हेडर बनाना है या फुटर बनाना है, तो उसकी स्टाइलिंग आप कस्टम कर देंगे, बजाय ये कि आप वहाँ पे अपनी सारी अलग अलग से चीज़ों को ऐड कर रहे हो। एक पेज का टेम्पलेट डिज़ाइन करना है, तो वो क्या होता है कि वो टेम्पलेट जो है वो मोस्टली आप, हम क्या करते हैं कि टेम्पलेट का मतलब वो डिज़ाइन, हम क्या करते हैं कि वो सेक्शन के फिर नीचे सेक्शन, ये वो डिफरेंट सेक्शंस बना दिए, उनको एनिमेट करवा लिया और ये कर दिया। उससे वो स्टाइलिंग का जो कोड है ना, उसका स्टाइलिंग का कोड जो सीएसएस का कोड होता है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है। उससे क्या होता है, आपकी वो कोड जब बढ़ेगा तो उसकी स्पीड, जाहिर सी बात है, उस पर असर पड़ेगा। तो उसको अगर हम कस्टम ही सारा काम कर लें, सारा कोड, उस सारी स्टाइलिंग हम एक दफ़ा कस्टम ही कर दें, तो वो कोड बहुत शॉर्ट हो जाएगा, मिनीफाई हो जाएगा, तो उससे स्पीड आपकी बेहतर हो जाएगी। ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप काम किस लेवल पे कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, फिर ही आप उसकी स्पीड कम ज़्यादा अच्छी और बेहतर कर सकते हैं। होस्टिंग वाले डोमेन वाले क्वेश्चन छोड़ देना, एक दफ़ा मैंने कह दिया है कि वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके भी। और मोहम्मद उस्मान भाई,
20 दफा ये बात मैंने बता दी है, जैम्प सर्वर जो है वो स्पेशल नहीं है वर्डप्रेस के लिए। ये लोकल होस्ट सर्वर होते हैं जो कि हम प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं। आपने वर्डप्रेस करना है तो लाजमी नहीं आप जैम्प सर्वर ही करें, आप कोई और लोकल होस्ट सर्वर यूज कर लें। लोकल होस्ट सर्वर में आप वैम्प कर लें, आप फ्लाईव्हील कर लें, ठीक है, और बहुत से हैं उनको आप यूज कर लें। तो ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं, और ये भी नहीं है कि अकेले वर्डप्रेस के लिए होंगे। आपने कोई और प्रोजेक्ट करना है, आप पीएचपी का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोर पीएचपी पे काम कर रहे हैं आप, आपको उसका प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल आपने कोई एचटीएमएल का पेज बना के चेक करना है, ठीक है, तो वो आप लोकल होस्ट पे इस पे कर सकते हैं। तो ये लाजमी नहीं होता कि आप सिर्फ वर्डप्रेस के लिए ही जैम्प कर रहे हैं या जैम्प वर्डप्रेस के लिए, ऐसा नहीं है। जैम्प एक लोकल होस्ट सर्वर है, और कोई भी हमने अपना प्रोजेक्ट बनाना है, चाहे वो जिस मर्जी स्टैक पे हो, चाहे वो जिस मर्जी आप कह लें टूल पर हो, वो हम उस पे लोकल होस्ट पे रन करवा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप लोकल होस्ट यूज करते हैं। अरशद अली एलिमेंट्री के अलावा और बहुत से पेज बिल्डर हैं, ये मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग सर्च कीजिएगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, आप उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं सर कौन कौन से होते हैं। सर्च करें कौन कौन से पेज बिल्डर होते हैं। डब्ल्यूपी बैकरी है, गटनबर्ग है आपके पास, डीवी है, उसके बाद अवाडा है, और भी बहुत से हैं, बीपीआर है, तो सर्च कर लें, बेशुमार पेज बिल्डर हैं। मारिया खान, आपने अगर फॉर्म फिलिंग करना है तो उसके लिए आपको एक प्लगइन यूज करना होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। वैसे अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म सर्च करेंगे ना प्लगइन, तो आपको डिफरेंट प्लगइन मिल जाएंगे। एक तो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से। जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है ना, उस पर आपको थोड़ा बहुत जो फॉर्म बनाना होता है वो अपने टैग के थ्रू, आप सिंपल वे में कह लेंगे थोड़ा सा वहाँ पे ना, जैसे आपने इनपुट फील्ड देनी है तो इनपुट का टैग लगा के वो आपने इस तरह से डिजाइन करना होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अलावा एक आपके पास है निंजा है, ठीक है, वो यूज़ कर लें। उसके अलावा और भी हैं डिफरेंट, अब मुझे नेम नहीं याद आ रहा, डब्ल्यू पी फॉर्म है, वो यूज़ कर लें आप, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्लगइन्स हैं जिनको आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो आप सर्च करके कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। फ्रीहा पिक्सल सेटिंग या गूगल एनालिटिक्स अगर आपने करना है तो उसके लिए प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना, वर्डप्रेस पे आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं। उनको अगर आप यूज़ करें तो प्लगइन्स के थ्रू भी आप जो आपके जो एफबी का पिक्सल है वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। गूगल एनालिटिक्स के लिए भी उसका प्लगइन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वो नहीं चाह रहे प्लगइन यूज़, तो सिंपल आपने पिक्सल का कोड जो होता है ना वो हेड हेड के अंदर आपने ऐड करना होता है। तो आप चाहेंगे कि अपनी कोर फाइल्स में, जो आपकी वेबसाइट की कोर फाइल, ठीक है, फोल्डर वेबसाइट को ओपन करें, उसमें आप जाएं, क्या कहते हैं उसको, वहां पे आपको जो है ना हेडर की फाइल मिल जाएगी, ठीक है ना। हेडर की फाइल में आप जाएंगे तो वहां पे हेड का टैग होता है, हेड के टैग में आप जो है ये पिक्सल का कोड वहां पे ऐड कर सकते हैं, बगैर प्लगइन अगर करना चाह रहे हैं, वरना प्लगइन आपको मिल जाते हैं, प्लगइन के साथ कर लें आप। देखिए बात सुनिए, अगर आप लोग ये स्किल इसलिए सीख रहे हैं या काम आप सिर्फ ये सोच के कर रहे हैं कि वेबसाइट्स बनाकर सिर्फ मैं अर्निंग कर सकूं, अर्निंग से मुराद ये है कि मैं अपने एक ब्लॉग वेबसाइट बना लूं, उससे मुझे अर्निंग हो जाएगी, मैं बैठ के बस अर्निंग करता रहूं, तो फिर आप जो है ना ग्रो नहीं कर पाएंगे, फिर आपकी लर्निंग भी रुक जाएगी और सब कुछ रुक जाएगा, ठीक है। आप एक ना, ये जो हमारा एक फील्ड है ना वेब डेवलपमेंट का, ये एक समंदर है, बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि जी मैंने सिर्फ एक बाल्टी पानी भर के जो है ना वो अपने पास रख लेना है और मुझे बहुत है, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। इसमें अगर आप कूद ही गए ना इस फील्ड में, तो फिर इसको सीखें, कंप्लीट सीखें। इसमें बजाय ये कि आप अपनी वेबसाइट बना के उसको बैठ जाएं, उस पर अपनी सारी टाइम भी उसी पे लगा दें और अपनी एनर्जी भी उसी पे लगा दें, आप इसको एज ए सर्विसेज आगे लोगों को दें। आप इसके लिए दूसरे क्लाइंट्स को सर्विसेज दें कि जी मैं ये काम कर रहा हूँ, और उससे क्या होगा, उससे आपको डिफरेंट क्लाइंट्स मिलेंगे,
कोई किस टाइप का मिल रहा है, कोई किस टाइप का मिल रहा है, कोई कैसी वेबसाइट बनवा रहा है, कोई कैसी वेबसाइट बनवा रहा है। तो उससे आपकी लर्निंग होगी, आपका एक्सपीरियंस बनेगा। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपको डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स बनाना आ गई आपको। अभी आप ड्रैग एंड ड्रॉप काम कर रहे हैं, फिर आपको कस्टम काम करना आ गया इन चीज़ों पे। तो फिर आपका एक्सपीरियंस वो जो जिस लेवल पे जाएगा, उसी हिसाब से आपकी अर्निंग हो रही होगी। बजाय ये कि आप एक वेबसाइट बना के अपने पास बैठ जाएं, ब्लॉग वेबसाइट, और वो 2 साल आप उस पर लगा दें, आपकी ट्रैफिक जनरेट ना हो उस लेवल की। ठीक है, और आप कहें कि जी 2 साल हो गए हैं, लिहाजा इस काम को छोड़ें, अब कोई न्यू फील्ड पकड़ते हैं, नया कोर्स करते हैं जी। तो ऐसे नहीं होता। ठीक है ना। अब वो ब्लॉग वेबसाइट साथ साथ भी चलती रहती है, यानी कि आप अपने क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, नो इशू। आप अपना जो है डेली 2 घंटे भी दें अपनी उस वेबसाइट को, आपका साइड बिजनेस है वो, तो आप अलग से कर सकते हैं उसको। तो आपका जो है ना, आपने मल्टी वे में काम करना है, मल्टी वे में, ठीक है, डिफरेंट। फ्रीलांसिंग को भी आप टच करें, आप जॉब को भी टच करें, आप अपनी ही ब्लॉगिंग वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर बना के उसको भी आप ग्रो करवाएं। जब आप मल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, या मल्टी आप कह लें वे में अगर आप करेंगे, तो आप कह लें कि उससे आपकी लर्निंग भी होगी। ठीक है, और उससे आपका आप कह लें कि रेवेन्यू भी आपको डिफरेंट वे से आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं जो है काम भी कर रहा हूँ कंपनी में, मेरे पर्सनल क्लाइंट्स भी हैं 2-3, उनके साथ आप कह लें कि रेगुलर काम चल रहा होता है। न्यू क्लाइंट भी आ जाते हैं, उनके भी हम प्रोजेक्ट लेते हैं, कंप्लीट लें जो हो गया। उसके अलावा आप लोगों को कोर्स भी करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा मेरे खुद के 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं। बेशक वो कह लें कि थोड़े स्लो चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जब टाइम मिले मैं उन पे काम कर लेता हूँ, लेकिन वो भी कर रहा हूँ। आज नहीं तो कोई 2 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसको हम इंशाल्लाह स्टैंड करवाएंगे। तो इस तरह से काम चलता होता है। एक असल मकसद हमारा जो है अर्निंग करना है। हाँ जी, इंशाल्लाह कोर्स भी अरेंज करेंगे। दुआ करें, आप लोग को यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो अगर स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपको इंशाल्लाह वहाँ पे कस्टम डेवलपमेंट की वीडियोज भी मिलेंगी। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी वीडियोज, सॉरी, वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं। पहली चीज़ तो आप ये समझें कि फेसबुक और व्हाट्सएप ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, देखिए फेसबुक अगर आपने मोबाइल में ओपन की हुई है, तो वो, या व्हाट्सएप मोबाइल में ओपन की हुई है, तो वो आपकी वेब ऐप नहीं है, वो आपकी मोबाइल ऐप होंगी। समझ रहे हैं, मोबाइल ऐप जो है वो डिफरेंट उस पर बनती है इस टाइप पे। और अगर फेसबुक या व्हाट्सएप आप यहाँ पे ओपन कर रहे हैं ब्राउजर में, तो वो आपकी वेब ऐप होंगी। समझ आ रही है। तो वेब ऐप जो है वो डिफरेंट है, मोबाइल ऐप जो है वो डिफरेंट है, उनके बनाने के प्लेटफॉर्म भी डिफरेंट हैं। ठीक है। और हाँ, फेसबुक अगर आप जैसे चाह रहे हैं, तो हर चीज़ बन जाती है, लेकिन जब आपको हर चीज़ कस्टम ही करना हो, आपको इतना ज़्यादा वहाँ पे काम करना पड़े, तो फिर उसके लिए देखना पड़ता है कि आप जो है ना किसी और स्टैक को चूज कर लें, जहाँ पे आपको ने सारा काम ही डेवलपमेंट का कस्टम करना है। यानी अगर मैंने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है, और सारा ही कोड लिखकर बनानी है, कोई थीम या कोई टेम्पलेट को बने बनाए प्लगइन्स मैं यूज नहीं कर सकता, या मुझे नहीं करने, तो फिर जब मैंने सारा ही कोड लिखना है, तो फिर मैं ये देखूंगा ना कि अगर मैंने कोड ही लिखना है, सारा कोड ही बना के लिख के वेबसाइट बनानी है, तो फिर मेरे सामने अकेला वर्डप्रेस का ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर मैं डिफरेंट स्टैक भी चेक करूंगा। मेरे पास मर्न स्टैक है, मेरे पास पाइथन है, नोड है, पीएचपी है। फिर मुझे किस पे काम करना चाहिए, किस पे मेरा कम कोड लगेगा, और किस पे मुझे अच्छा आप कह लें आउटपुट मिलेगी। फिर उसके कुछ डिफरेंट आप कह लें कि हम चीज़ें और भी देख रहे होते हैं, बेनिफिट्स, तो हम इस लिहाज से काम कर रहे होते हैं। तो ये जो फेसबुक वगैरह है, ये ज़रा बड़े लेवल की आ जाती है, जिस पे आपको बहुत सा काम करना पड़ जाता है, और मोस्टली काम आपका सारा कस्टम हो रहा होता है। मोहम्मद माज भाई, अभी जो आप लोग अब अगर आप लोगों का बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है अभी, तो अभी आप अपने आप को वेब डिजाइनर कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप काम कर रहे हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ साथ आपको जो है थोड़ा बहुत कस्टम काम भी करना आ गया, स्टाइलिंग करना आ गई, थोड़ा बहुत एचटीएमएल भी आ गया। ठीक है, और साथ साथ आपको ये समझ आ गई कि
आपके बैकएंड के क्या इश्यूज हैं, कैसे आप उनको कर सकते हैं, फ्रंट एंड पे क्या कुछ हो रहा है। बेशक आपको काम नहीं आता लेकिन आपको समझ आ जाती है चीज़ों की। और जब प्रैक्टिस में आएंगे तो आप जाहिर सी बात है काम भी कर लेंगे। तो फिर आप एक तरह से कह लें कि आप वर्डप्रेस डेवलपर की तरफ आप मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर ये आगे आगे आप जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। नहीं जी, कोडिंग का स्कोप खत्म नहीं हो सकता। बेशक एआई कोड लिख भी रहा है लेकिन उस एआई से लिखवाने के लिए भी कोई बंदा होना चाहिए ना। और वो एआई को तो ये नहीं पता उसने क्या करना है, बताएंगे उसको, फिर वो कोड देगा, हमें फिर देखना होता है वो कोड हमारे किस काम तक का है, उसे किस जगह पे लगाना है और कैसे यूज करना है। तो एआई अभी इस लेवल तक नहीं गया कि वो आपकी जॉब को खा जाए। अभी तो बहुत दूर है एआई इस चीज से। लेकिन जी बहुत से क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। और जिनके रह गए हों वो हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हमारा लास्ट मिनट चल रहा है और क्लास हमारी जो है एंड होने वाली है जी। क्लाइंट को कितना हमने पे करना है, कितना